Hello students, welcome back to ASMC Maths classes. And today we are going to discuss the last exam of 2020 January shift, that is shift 2 of 9th Jan. Okay, इसके हम आज tough questions and as always we are going to discuss best and easiest solution of these tough questions. So let's start. Okay, this is the very first question which we can see, right? In the expansion of x over cos theta plus 1 over x sin theta raised to power 16, if I1 is the least value of term independent of x when theta lies between pi by 8 से pi by 4 and I2 is the least value of term independent of x when theta lies between pi by 16 से pi by 8, then the ratio I2 ratio I1 हमें निकालना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे वो हम देखते हैं. सबसे पहली समझने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पे हमें इन्होंने क्या दे रखा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. ओके, अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए टी आर प्लस 1 जनरल एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे 16 सी आर एक्स ओवर कॉस थीटा रेज टू पावर 16 माइनस आर एंड 1 ओवर एक्स साइन थीटा रेज टू पावर आर. टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए हमें सिर्फ एक्स की पावर देखनी चाहिए, एक्स की पावर 0 होनी चाहिए. तो यहाँ पे एक्स की पावर जो हम सिर्फ देखें और उसका अगर हम देखें कि I1 इज द लीस्ट वैल्यू, वैल्यूज भी ये कह रहे हैं, तो 16 सी आर एंड कॉस थीटा पे पावर आ जाएगी यहाँ पे 16 माइनस आर, साइन थीटा पे आ जाएगी आर अपॉन कॉस थीटा पावर 16 माइनस आर, साइन थीटा पे पावर आ जाएगी आर. एक्स पे पावर क्या आ जाएगी 16 माइनस आर और ये आर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो 16 माइनस 2 आर. एंड ऑब्वियसली हम इस 16 माइनस 2 आर को क्या कर देंगे इक्वल टू 0 टू गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. अगर इसको 0 कर देते हैं तो r क्लियरली हमें 8 दिखाई देता है. अगर ये r की वैल्यू को हम यहाँ डालें तो क्लियरली हमें 16 सी आर ओवर साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा दोनों पे पावर 8 दिख रही है, राइट. एंड इसको सिंगल एक्सप्रेशन में लाने के लिए हम बेसिक ट्रिक जानते हैं. हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. अगर 2 से इसके अंदर करेंगे तो बाहर आएगा 2 की पावर 8. तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 16 सी आर इंटू 2 की पावर 8 अपॉन साइन पावर 8 ऑफ 2 थीटा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का पावर 8 बन जाएगा. अब भैया हमें यहाँ पे I1 जो बोला है, I1 इज द लीस्ट वैल्यू जब थीटा पाई बाय 8 से पाई बाय 4 के बीच में. तो हमें इस चीज को समझना है, थीटा के हिसाब से 2 थीटा कैसे वेरी करेगा ये हमें देखना है. इफ वी से फॉर I1 यहाँ पे हम कर सकते हैं थीटा पाई बाय 8 से पाई बाय 4 के बीच में, तो 2 थीटा किसके बीच में लाई कर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर जाएगा. एंड साइन 2 थीटा 1 बाय रूट 2 से 1. ठीक है, अब बच्चों ये वैल्यू जो है इसी को हमने लीस्ट करना है. ये लीस्ट कब होगी, जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम वैल्यू है डिनोमिनेटर की. एंड पावर 8 करने से भी ऑब्वियसली यही वैल्यू ज्यादा बड़ी रहेगी, 1 बाय रूट 2 तो और छोटा हो जाएगा पावर 8 लेके जाने से, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम जब 1 पावर 8 यानी कि 1 इसे लेंगे तो हमें I1 मिल जाएगा. तो I1 का जो वैल्यू मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, इसको 1 डाल के, तो दैट विल बी 16 सी. अच्छा, यहाँ पे r की जगह हम 8 ऑब्वियसली लिख सकते हैं, r 8 आ गया, तो 16 सी 8 इंटू 2 की पावर 8. तो ये हमारा I1 का वैल्यू फिक्स हो गया. नेक्स्ट हमें वैल्यू फिक्स करना था I2 का, लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट जब थीटा पाई बाय 16 से पाई बाय 8. तो ऐसे ही हम अगर I2 के लिए यहाँ पे काम करें बच्चों, फॉर I2 व्हाट वी कैन डू इज पाई बाय 16 से थीटा पाई बाय 8 तक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा पाई बाय 8 से पाई बाय 4. साइन ले लो क्योंकि साइन 2 थीटा बनाना है, तो साइन पाई बाय 8 को जब अभी ऐसे ही हम छोड़ देंगे. देखो साइन पाई बाय 8 कितना होगा, पाई बाय 4 का हाफ है पाई बाय 8, तो 22 एंड हाफ, पाई बाय 4 इज 45, 22 एंड हाफ से लेके हम 45 तक जा रहे हैं. और साइन हम जानते हैं कि 0 से 90 तक इंक्रीजिंग है, साइन इज इंक्रीजिंग.
तो ऑब्वियसली साइन पाई बाय 4 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी बिगर, राइट, एंड दैट इज 1/√2। और हमारा इंटरेस्ट बिगर वैल्यू पे है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तभी ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा मिनिमम वैल्यू देगा। तो इन सब पे अब पावर हमें क्या ले लेनी चाहिए, 8। तो ऑब्वियसली हम 1/2 रेज़ टू पावर 8 में ही इंटरेस्टेड है, तो ये 1/2 की पावर 4 बन जाएगा, विच इज 1/16। तो यहाँ से हमें I2 जो दिखाई देगा, I2 जो दिखाई देगा वो 16 CR 1/16 लगा दो इसकी जगह, विच इज 2 की पावर, या फिर 16 ही लगा लो, 16 ऊपर आ गया तो इंटू 16 इंटू 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो दिस इज I2। अब क्लियरली आप ये I2 देखेंगे, ये I1 देखेंगे। अब आपसे I2 रेशो I1 पूछा है, तो आप देखेंगे कि 16C8 और 2 की पावर 8 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 16C8 है ऑब्वियसली, R8 है, और 16 रह जाएगा, तो फोर्थ चॉइस इज द आंसर। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट लगाने थे थोड़े से ट्रिगोनोमेट्री के भी, एंड ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है वो ये रहा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों इस बार आया प्रोबेबिलिटी का। 10 डिफरेंट बॉल्स आर टू बी प्लेस्ड इन 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ दीज बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली 2 and 3 बॉल्स। अरे भाई 10 बॉल्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डालनी है रैंडमली, ठीक है ना, और उनमें से 2 बॉल्स में, 2 बॉक्सेस में 2 बॉल और 3 बॉल चली जाए, यानी कि 5 बॉल्स होगी। यानी कि सबसे पहले आपको फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस तो देखो बहुत आसान है, टोटल केसेस तो इज लाइक 10 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में डालना है, समथिंग इनटू अनदर थिंग। तो यहाँ पे क्या बन जाता है आंसर टोटल केसेस का, 4 पावर 10। ये परमुटेशन में सबने बेसिक में पढ़ा होता है, ठीक है ना। एंड फेवरेबल केसेस इज ऑब्वियसली द थिंग जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करें, ठीक है ना। तो वो ध्यान से समझने वाली बात है कि 10 में से हम ऑब्वियसली 2 and 3 बॉल्स को 2 बॉक्सेस में डाल रहे हैं, यानी कि 5 बॉल्स का हमें सिलेक्शन सबसे पहले लेना है, तो दैट इज 10C5। एंड नेक्स्ट हमें क्या समझना है कि हमें 4 में से कोई 2 बॉक्सेस भी सिलेक्ट करने हैं, ऑब्वियसली 2 ऑफ दीज बॉक्सेस बोला है ना, राइट। एंड उन 2 बॉक्सेस में इन 5 बॉल्स को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो क्या तरीका रहेगा, तो पहले में 2 बॉल्स 5C2 और बची हुई 3, दूसरे में 3C3, एंड इन 2 बॉक्सेस का आपस में परमुटेशन विच इज 2 का फैक्टोरियल। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है सबको। एंड बची हुई 5 बॉल्स अभी भी हैं, ठीक है, 10 में से 5 चुनी थी ना, उन 5 को बचे हुए 2 बॉक्सेस में 2 की पावर 5 वेव्स में कैसे भी हम डाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल द फेवरेबल केसेस, राइट। एंड आई रिकमेंड कि इसको दोबारा बच्चे प्ले करके सुने, ये बिल्कुल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी, वो सिंपली हम इनको डिवाइड करके आएगा, राइट। सो दैट विल बी 10C5। 10C5 को हम कह सकते हैं भैया 10 9 8 7 6, ठीक है, और इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये तो कट गया। 4C2 इज 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 6 हो जाएगा। 5C2 भी 10 होता है, 3C3 तो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल को 2 ही रख लेते हैं, इंटू 2 की पावर 5 2 की पावर 6 हो जाएगा। नीचे 4 की पावर 10 को हम 2 की पावर 20 कर लेते हैं, तो ये 2 की पावर 6 से रिड्यूस करके 14 कर देगा। आई थिंक आई एम क्लियर सो फार। एंड 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 फैक्टोरियल को काट के अगर हम 120 कर लें, राइट, तो यहाँ पे हम इसे 6 और 10 को इससे काट के हम 2 कर सकते हैं, राइट। एंड 2 कितने ज़ा, 3 ज़ा, एंड यहाँ पे अब 2 की पावर 3 तो 8 होता है, विच विल मेक इट 2 की पावर 11, एंड 2 5 ज़ा, एंड यहाँ बन जाएगा 10। अब दिखाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि इजीली हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। 2 की पावर 10 बच्चों यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे भी 2 की पावर 10 आ गया है, 45 इंटू 63। 45 इंटू 63, ठीक है ना, करके देख लो, क्योंकि चॉइसेस ऊपर अगेन पीछे 5 वाली बहुत सारी है। तो 45 63 135 एंड ऑब्वियसली 270, राइट, 5 3 एंड 8 2। ओके, 45 इंटू 63 नहीं, 45 इंटू 21 करना था बच्चों हमें। 7 3 is 21। shall be very careful about this। तो 45 90, तो ऑब्वियसली 945 आ गया, दिख गया सबको।
तो 945 अपॉन 2 की पावर 10 ही इसका आंसर है, विच इज थर्ड चॉइस। ओके, तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन अगेन बहुत सुंदर, इस बार फिर से क्वाड्रेटिक का इन्होंने पूछा और ए बी रियल है, इक्वेशन के पास रिपीटेड रूट अल्फा है विच इज ऑल्सो द, ठीक है ना, इक्वेशन दिख गई, विच इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि उसमें भी अल्फा डाल के जीरो आ सकता है, एंड बीटा इज द अदर रूट ऑफ द सेकंड इक्वेशन, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो रिपीटेड रूट का हम जानते हैं डी बराबर जीरो होता है, तो पहली इक्वेशन का अगर डी बराबर जीरो लगा दें तो ये आ जाएगा माइनस टू बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ac 4a इंटू 5। तो ऑब्वियसली बी स्क्वायर 5a आ जाएगा, एक एक्सप्रेशन ये हमें नोट कर लेना चाहिए। एंड रिपीटेड रूट अल्फा है, इससे हम कुछ और डाटा इंटरप्रेट यहाँ से कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 2 अल्फा, 2 अल्फा इज माइनस ऑफ माइनस 2b अपॉन a, एंड यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, b अपॉन a। इस पॉइंट को भी हम नोट करेंगे, एज वेल एज यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर विच इज 5 अपॉन a, इसको भी हम नोट कर लेंगे। अब बच्चों इससे आगे हमें सेकेंड इक्वेशन पे मूव करना था, एंड सेकेंड इक्वेशन में इन्होंने क्या बोला है कि अल्फा उसकी भी रूट है विच इज ऑल्सो अ रूट, है ना। तो ऑल्सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑल्सो अल्फा डाल देंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू अगर लगा दें तो 5 अपॉन a माइनस 2b इंटू बी अपॉन a माइनस 10 बराबर 0। राइट, यहाँ बी स्क्वायर बनता दिखेगा, बी स्क्वायर की जगह 5a आ जाएगा, सारा एक्सप्रेशन ए में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो 5a माइनस 2b स्क्वायर, तो दैट विल बी 10a अपॉन a माइनस 10 बराबर 0। तो 5/a क्या आ जाएगा हमारे पास, 20, विच मेक्स a बराबर 1/4। राइट, अब अगर बच्चों a आ गया है हमारे पास तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, b स्क्वायर इज 5a, तो 5/4 हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से लिया ना 5a। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमने 10th में भी देखा कई बार, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस बी बाई ए, सेकेंड इक्वेशन से निकाल लो ना, तो माइनस ऑफ माइनस 2b का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू माइनस 10/1। राइट, तो ये हमारे पास बच्चों क्या दे देगा, 4b स्क्वायर प्लस 20, एंड बी स्क्वायर की जगह 5/4 लगा लो, तो 4 इंटू 5/4, राइट, प्लस 20, आंसर क्या आ जाएगा 25। ओके, तो अगेन ये मैंने बहुत इजी वे में करा है, काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। And this is the fourth question. If one end of the focal chord AB of parabola y square equal to 8x is this, then the equation, यार यहाँ पे बच्चों इन्होंने फोकल कोड का क्वेश्चन पूछ लिया। फोकल कोड के लिए आपको पता होना चाहिए कि एंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज, अगर पैराबोला की फोकल कोड ऑब्वियसली फोकस से जाती है और उसकी एक एंड अगर 80 स्क्वायर कॉमा 280 है तो दूसरा एंड माइनस a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी। ठीक है ना, मतलब a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट आपने नोट कर लेना है। एंड पैराबोला मैं यहाँ पे अब आपको बना के दिखा सकता हूँ। ऑब्वियसली राइट हैंडेड पैराबोला है, ये आई थिंक बच्चों को पता होगा, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 8x पॉजिटिव है ना कोफिशिएंट। अब जो फोकस है उसका एक एक्सट्रीमिटी, ये फोकल कोड यही होती है जो फोकस से जाती है, और उसका एक एक्सट्रीमिटी हमें यहीं पे दिखाई देगा, हाफ कोमा -2। और उन्होंने पूछा क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इट एट बी, इस पॉइंट को इन्होंने ए बोला, बी पॉइंट बच्चों यहीं पे होगा। अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं इसको, पहली बात तो मैं यहाँ से ए निकाल सकता हूँ, 4a बराबर 8, तो ए क्या आया 2। ठीक है, अब मैं इसको 80 स्क्वायर अगर ले लूँ, ठीक है ना, इफ आई से 80 स्क्वायर इज हाफ, तो 2 इंटू टी स्क्वायर इज हाफ, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4। राइट, एंड बी को मैं क्या कहूंगा, a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी। दिस इज द अदर एंड ऑफ फोकल कोड। बस ये करने से क्वेश्चन बहुत इजीली अब आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपको बी के लिए a बाई टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। a बाई टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 अपॉन 1/4 विच इज 8, एफसीसा आ गया बी का।
एंड -2a/t क्या बन जाएगा? अब देखो t की वैल्यू यहाँ से 2 आती है, प्लस माइनस हाफ। आपने वो वैल्यू लेनी है जिससे ये फोकल कोड आपको साफ दिख रहा है राइट हैंडेड पैराबोला में, जो अदर एंड है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो -2 × 2, और ऑब्वियसली इसके लिए अब हम t का नेगेटिव हाफ वाला सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये अगेन 8 बन गया, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, 8,8। बस अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट खेलनी थी, उसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाल लेते हैं, 2y dy/dx, डिफरेंशिएशन करके मिलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, पता होगा। तो dy/dx 8/2y आ जाएगा, और y यहाँ पे 8 लगाना है हमने, ठीक है। एम आई राइट? 4/y हो गया ना, हाफ आ जाएगा y को 8 लगाने से, ठीक है। एंड यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी? हाँ जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है ना बच्चों को, फाइनली y - y1 इक्वल्स m टाइम्स x - x1। तो 2y - 16 इक्वल्स x - 8, ठीक है ना। अब अगर हम आंसर्स की तरफ देखें तो कुछ ऐसे ही आंसर्स हैं, 2y इक्वल्स x + 8 बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर कौन सा बनेगा हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें वो 2y इक्वल्स x + 8 ही बन रहा है, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा, ये नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, f ऑफ x हमें एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एंड g ऑफ x हमें ऑब्वियसली फिर से पैराबोला दे दिया, ठीक है। देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय f ऑफ x, g ऑफ x एंड x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू √3/2, ऐसे हम पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन इसमें बच्चों के लिए एक चैलेंज रहा था, ठीक है ना, हाउ टू ग्राफ द पीस वाइज फंक्शन। तो इसको बच्चों ने बहुत ध्यान से देखना है। अब 0 से हाफ तक हमारी वैल्यू y, अगर ये y होता है तो x से y बराबर x, 0 से हाफ तक अगर हम हाफ यहाँ पे मार्क कर लें तो उसमें y बराबर x का ग्राफ आ जाएगा, और हाफ पे हाफ यानी कि यहाँ हाफ पे हाफ हम फिल कर देंगे, एंड 1 - x, अब y की वैल्यू 1 - x, ठीक है ना। कोई आदमी कह रहा है y वैल्यू 1 - x है, तो इसने x एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करना है, उसके लिए y को 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1। तो यानी कि ये 1 पे क्रॉस करेगा, एंड ये पॉइंट तो ऑब्वियसली हाफ, देख लो x को हाफ डाल लो तो y की वैल्यू 1 - हाफ, हाफ हाफ को हाफ भी इस पे कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट मिल गए तो ग्राफ बन जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 - x, क्लियर है सबको। एंड अब यहाँ पे किन किन के बीच में देखना है, x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू √3/2। x इक्वल टू हाफ कैसे बनेगा, दिस इज हाउ यू ग्राफ x इक्वल टू हाफ, एंड व्हाट इज x इक्वल टू, 2x इक्वल टू √3, √3/2, √3 की वैल्यू 1.732 एंड अपॉन 2 कर दो, तो वो कितना बन जाएगा, कुछ 0.8 के करीब, ठीक है ना, यानी कि 1 से पहले ही आ जाएगा। यानी कि ये जो सेकंड ग्राफ है, पहली लाइन x इक्वल टू हाफ है, एंड सेकंड लाइन जो हमने बनाई है स्ट्रेट, दैट इज √3/2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें आ जाता है कि भैया जो ये सेकंड ग्राफ है, क्या ये ग्राफ किस ग्राफ को, है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये 1 - x है इसके साथ इंटरसेक्शन देखेंगे इसकी। सबसे पहली बात, इस पैराबोला की जो हमारे पास वर्टेक्स आएगी दैट इज x माइनस, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, y इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर, y प्लस के होता है बेसिकली, तो वर्टेक्स क्या होती है, h कॉमा क्या होती है, तो यहाँ पे h क्या दिख रहा है, हाफ, ठीक है ना, तो वर्टेक्स तो हाफ कॉमा 0 क्लियरली दिख रही है हमें। और अब हम कह सकते हैं कि ये पैराबोला नीचे से ऊपर की तरफ खुलेगा क्योंकि y पे पावर 1 है, ठीक है। तो हमने बस ये देखना है कि ये 1 - x के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम x माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल्स 1 - x कर सकते हैं, तो x² - x प्लस 1/4 इज 1 - x, तो x की वैल्यू अगेन 3/4 आएगी x² की, x आ गया प्लस माइनस √3/2। एम आई क्लियर, ठीक है। तो इसमें से ऑब्वियसली नीचे तो जाएगा नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ है भाई, पे पावर हाफ है और x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। अच्छा, नेगेटिव तो चलो ये x का नेगेटिव है, x का नेगेटिव ऑब्वियसली ग्राफ जिस तरीके से हम बना रहे नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव √3/2 पे जाएगा, और वो तो अगेन इसी लाइन पर है, तो यहाँ पर ये इसे काट जाएगा, ठीक है। और वो बाउंडेड कह रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस के बीच में और इसके बीच में बाउंडेड एरिया की बात शायद इसी एरिया की हो रही है। एम आई क्लियर, ध्यान से देखिए, यही एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट का एब्सीसा पता लग पाना इनफ है, और यहाँ से हाफ, तो हम रिक्वायर्ड एरिया क्या कहेंगे, इफ वी टॉक अबाउट रिक्वायर्ड एरिया,
रिक्वायर्ड एरिया जो बन जाएगा, ये शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया में अपर कर्व जो है 1 माइनस एक्स, लोअर कर्व पैराबोला, तो दैट विल बी हाफ से लेके √3/2, 1 माइनस एक्स में से पैराबोला को माइनस कर दो। बस ये फिगर आउट करने के बाद क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं रह जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के भी स्टेप्स बहुत ध्यान से देखने हैं। तो इस इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1/4 माइनस 1/4 बन जाएगा, राइट। एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4, तो ये बन जाएगा 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट सेम रहेंगी, हाफ से लेके √3/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बस अब इनकी वैल्यूज डालना ही हमारा लास्ट टारगेट था। वैल्यूज अगर सही से डल जाएं तो काम बन जाएगा। समझ आ रही बात सबको? तो ये बन जाएगा 3/4x माइनस x³ फ्रॉम हाफ से लेके √3/2। ठीक है, अब √3/2 अगर सबसे पहले हम इसमें डालें तो ये बन जाएगा 3√3/8। मैं ऊपर कर रहा हूं यहाँ पे 3√3/8 माइनस √3 का क्यूब क्या होता है 3√3 एंड 2 का क्यूब 8 3 24 हो जाएगा। इस संख्या में से हमें क्या माइनस करना है, अगेन 1/2 डाल दो इसमें तो 3/8 और इसमें 1/2 डाल दो तो 1/8 into 3 1/24, राइट। अब एलसीएम ले लो 24, 8 3 3 3 9 9√3 माइनस 3√3 एंड माइनस 24, 8 3 3 3 9 माइनस 1 8, तो दिस विल बिकम 1/3, तो माइनस 1/3 एंड ये 6/24, ठीक है ना, 6√3/24 बन जाएगा ना, तो 6/24 4 हो जाएगा, √3/4, तो √3/4 माइनस 1/3 इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें सॉल्विंग में भी बच्चे कई बार थोड़ा अटक जाते हैं, इसलिए मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसके करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो प्रीवियस हमने करा इस सीरीज का 5th क्वेश्चन था, नेक्स्ट हम 6th क्वेश्चन देख रहे हैं। दिस इज द 6th क्वेश्चन, दिस वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मॉड रियल प्लस मॉड इमेजिनरी 4 है, तो मॉड जेड क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर जेड को आप कुछ भी मान रहे हैं, ऑब्वियसली एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड ऑफ रियल मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई बराबर 4। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर है, हम बच्चों को कई बार सिखाते हैं, इसके चार परमुटेशन बनते हैं, एक्स के आगे प्लस माइनस और वाई के आगे प्लस माइनस लगा के। एक एक्स प्लस वाई बराबर 4 स्ट्रेट लाइन, एक्स प्लस माइनस वाई बराबर 4, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 और माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो इन परमुटेशन से बच्चों जो हमारे पास लाइंस आती हैं उनके ग्राफ कुछ इस तरीके के होते हैं। आई रिकमेंड, जो मैंने अभी सारी लाइंस बोली आप उनकी, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स लेके इजीली एक्स और वाई की इंटरसेक्शन लेके आप उन्हें प्लॉट करके देखें, आपके पास यही ग्राफ आ जाएगा। मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूँ प्लीज, है ना, इसको करके देखें। तो 4,0, तो 0,4 माइनस 4,0 एंड 0,-4। ठीक है, अब z मॉड z क्या नहीं हो सकता, मॉड z मतलब z का ओरिजिन से डिस्टेंस, और z इन लाइंस के ऊपर है। किन लाइंस के ऊपर है बच्चों, इनके ऊपर है, जो मैं ग्रीन लाइंस दिखा रहा हूँ z इनके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि z इनके लोकस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मॉड z क्या नहीं हो सकता। समझने वाली बात ये रहेगी कि ओरिजिन से z डिस्टेंस है, तो ओरिजिन से एक लाइन का पकड़ के अगर हम डिस्टेंस देख लें, और ये वाली लाइन जो 0 4 और 4 0 होती है, इसकी इक्वेशन आप ऑब्वियसली आप जब ग्राफ करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 4 की है। चारों परमुटेशन मैंने आपको बताई, चारों परमुटेशन से ये चार इक्वेशंस की मतलब ग्राफ बन जाएगी ना। तो मॉड z क्या होगा, 0 0 से उसका डिस्टेंस, तो मॉड z यहाँ पे मिनिमम अगर हम बात करें, तो मॉड z का जो मिनिमम वैल्यू है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ही दिखेगा ना मिनिमम वैल्यू, तो वो हमें क्या दिखेगा 0 0 से x प्लस वाई बराबर 4 का डिस्टेंस, दैट विल बी 0 + 0 - 4 अपॉन √1 + 1, तो 4/√2, ठीक है ना, विच इज 2√2।
4/√2 2√2 होता है, एंड 2√2 को हम क्या कह सकते हैं, 2√2 इज √8, राइट। दिस इज मॉड z का मिनिमम वैल्यू। अरे मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, एक्चुअली काफी अच्छा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है ना। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मॉड z का, यानी कि z का ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस का किसके अलोंग आएगा, इसी के अलोंग आएगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो या तो इधर से 4 ले लो, या इधर से 4 ले लो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, या इधर से 4 ले लो, या इधर से, ठीक है। इससे कहीं से भी आप इनके इन 4 पॉइंट्स पे ही आपका मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है। ग्राफी हमें ज्योमेट्री से दिख रहा है, तो मॉड z का जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा दैट हैज टू बी विच इज √16। तो हमें समझ आ गया कि मॉड z जो है वो √8 से √16 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा है। अब भैया √8 से √16 में सेकंड चॉइस आ रही है, थर्ड आ रही है, फोर्थ भी आ रही है, उन्होंने कैन नॉट भी पूछा था, ठीक है ना। तो सेकंड चॉइस कैन नॉट भी में नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये √8.5 है, ये भी नहीं आएगी। फर्स्ट चॉइस, ठीक है ना, फर्स्ट चॉइस √8 से √16 के बीच में नहीं है, √7 √8 से पीछे है, तो फर्स्ट चॉइस ही इसका आंसर है। फर्स्ट चॉइस इज द आंसर। क्लियर है सबको। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे, इफ द कर्व्स, ऑब्वियसली ये सर्कल्स दिए हुए हैं, कर्व्स दिस एंड दिस टच ईच अदर एट अ पॉइंट, देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k। अब अगर पहले सर्कल, अरे यार सर्कल की टचिंग, ठीक है, सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल की टचिंग या तो एक्सटर्नल टचिंग होती है या इंटरनल टचिंग होती है, ठीक है ना। तो पहले सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, C1 के लिए उसका जो सेंटर है दैट इज 3 -6 का हाफ, ठीक है ना, कॉमा y तो है ही नहीं 0, एंड और जो उसका रेडियस है दैट इज √, ठीक है ना, 9 + 0 -8 विच इज 1। एंड सर्कल 2 की अगर बात करें, उसका जो सेंटर है वट इज, x का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं 0, और y का कोएफिशिएंट -8, तो उसका हाफ कितना, नेगेटिव हाफ है ना, तो दैट विल बी 4। एंड रेडियस क्या हो जाएगा, सेकंड रेडियस √g² + f² - c का फार्मूला पता ही है ना बच्चों। तो 0 + 16, 0 + 16 माइनस c पूरा 16 माइनस के है, -16 + k, तो सेकंड रेडियस इज √k। तो बच्चों दो संभावनाएं मैंने अभी जो आपको बताई थी कि सर्कल्स या तो यार एक्सटर्नली टच करेंगे, एक्सटर्नल टचिंग में बच्चों को पता है R1 + R2 कितना होता है, O1 O2 के बराबर, डिस्टेंस बिटवीन O1 O2 के बराबर, तो R1 + R2 O1 O2 अगर आप लगा दो तो क्या आएगा, 1 + √k बराबर डिस्टेंस बिटवीन 30 एंड 04। अरे यार डिस्टेंस मामला √3² + 4² √5² 25 5, ठीक है ना, √25 का 5 हो जाएगा, तो √k क्या आ जाएगा 4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। पर क्या हमें यहाँ पे आंसर दे देना चाहिए था, नहीं, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k, हमें दूसरा केस भी बना के देखना था। इस क्वेश्चन में यही चैलेंज था प्यारे बच्चों कि हमें दूसरा केस भी बना के देखना चाहिए अगर ये गलती से इंटरनल टचिंग की तरफ है। तो ये O1 है, ये O2 है, और कंप्लीट, ठीक है ना, कंप्लीट रेडियस R1 होगा, एंड इतना सा रेडियस, ठीक है ना, R2 होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, O1 O2 इज बराबर R1 - R2। एक्चुअली मॉड भी लगाएंगे हम यहाँ पे, मॉड इसलिए लगाएंगे, हमें नहीं पता R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, क्योंकि ठीक है R2 k में है, तो k की वैल्यू हमें नहीं पता 1 से बड़ी है या छोटी है। तो O1 O2 का डिस्टेंस तो हम बता चुके हैं 5 है, तो 5 बराबर मॉड ऑफ R1 - R2, तो 1 - √k, मॉड को उधर ले जाओ, +-5 इज 1 - √k। बस अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। हम क्या कहेंगे, अगर नेगेटिव चॉइस लें तो उससे ज्यादा बड़ा आंसर आएगा, -√k विल बिकम -6, पॉजिटिव 5 से 5 - 1 4 हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा वो स्क्वायर करने, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा 36, विच इज द बिगेस्ट वैल्यू। तो इसका आंसर बच्चों क्या था 36, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो अब हम इस सीरीज का देख रहे हैं, इफ CR का मतलब NCR ही होता है, NCR स्टैंड फॉर 25 CR, एंड दैट इज, एंड यहाँ पे इन्होंने C0, ऑब्वियसली यहाँ पे n की वैल्यू 25 फिक्स हो गई है, तो 25 C0, 5 × 25 C1, 9 × 25 C2 एंड सो ऑन अप टू 101 × 25 C। 25 को क्या दे रखा है 2p/25 × k, तो यहाँ पे k किसके बराबर है, यानी कि बहुत ही सुंदर बाइनोमियल सीरीज का क्वेश्चन है ये।
तो सीरीज में हमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फार्मूले थोड़े से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड समझने वाली बात क्या थी कि एनालिसिस से हमें एक एपी दिख रही है, इफ वी कैन एनालाइज, हमें एक एपी दिख रही है 15901, ठीक है ना, 159 एंड सो ऑन अप टू 101। पर अगर यहाँ पे एक ध्यान से समझने वाली बात है, अगर हम एपी का फार्मूला लगाएं kth टर्म का, that is 1 plus k minus 1 into 4, that will be 4k minus 3। एंड अगर इसी के साथ जनरलाइज करें, अगर हम पूरी सीरीज का जनरल टर्म बनाएं तो कैसा बनेगा, ठीक है, 5 इंटू 25c1, 9 इंटू 25c2, ऐसी चीजों को अगर हम समझें तो हम लीड कर रहे हैं 4k माइनस 3 इंटू 25ck को। पर बच्चों समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक बहुत भयंकर एरर बच्चों से हो रही है। यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू, क्योंकि ध्यान से देखो ना, अगर फर्स्ट टर्म थोड़ा करके पता चलता है, अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू को 1 लगाते हैं तो पहले में तो 1 बन जाएगा, कोफिशिएंट तो 1 बन जाएगा फर्स्ट टर्म के लिए, पर इसके साथ 25c 1 बनेगा और वहां 25c 0 लिखा है। तो इस तरीके की एरर को रिमूव करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन अचानक से बच्चों के लिए कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, टफ, ठीक है ना। तो इस गलती से बचने के लिए हमें 4k माइनस 3 में +4 करना है। ये बहुत काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस स्टेप। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4k प्लस 1। अगर हम जनरल टर्म को 4k प्लस 1 लेंगे ना तो बात बन जाएगी, आई कैन शो यू। तब हम जनरल टर्म क्या बना लेंगे, 4k प्लस 1 इंटू 25c k, देखो ना, 25c 0 1 2 सोन अप टू 25c 25 k अपडेट होगा दोनों में। अब यहाँ पे k को अगर कोई आदमी क्या लगा लेगा, इन्होंने 0 से शुरू करवाया, सोचो यहाँ पे 0 भी लगवाते ना, अगर आप 0 भी अगर आप लगवाते तो -3 बनता, अभी वो तो गलत है। समझ आ रही है बात बच्चों को। तो यहाँ पे k को अगर 0 लगवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू 25c 0, फर्स्ट टर्म आ गई। k को 1 लगवाओगे तो 4 प्लस 1 5 इंटू 25c 1, 2 लगवा के 9 इंटू 25c 2 एंड 25 लगवा के 101c 101 इंटू 25c 25, यानी कि सारा सेटिस्फाई हो गया, यानी कि यही हमारी जनरल टर्म है। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बस इस पे सिग्मा लगाना है। सो सिग्मा k की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके 25 तक, 4k प्लस 1 इंटू 25c k। देखो मैंने 4 क्यों ऐड करा, 4 इज जस्ट लाइक कॉमन डिफरेंस, एक टर्म आगे ले गया और सीरीज सारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। 4 कॉमन डिफरेंस है, देख रहे हैं आप उस सीरीज में ना, इक्वल टू 2 की पावर 25 इंटू के। अब यहाँ से मैंने आपको बोला था कि आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो 4 इंटू सिग्मा, अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये अपर लोअर लिमिट छोड़ते हुए सिग्मा लिख रहा हूँ सिर्फ, k इंटू 25c के प्लस सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिग्मा ऑफ 25c के 2 पावर 25 इंटू के। ओके, यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, n अपॉन आर इंटू n माइनस 1c r माइनस 1। तो 4 इंटू सिग्मा ऑफ k इंटू 25 बाई k 24c k माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, राइट, प्लस सिग्मा 25c k, बाकी तो सब सेम है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल, राइट। इससे आगे ऑब्वियसली हम ऊपर कर लेंगे 24c k माइनस 1 में अब लिमिट्स लगा लेते हैं, k इक्वल टू 0 से 25, ठीक है। तो 4 इंटू के को 0 से लगा लो तो 24c माइनस 1, इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी, इसकी वैल्यू हम 0 मानेंगे। 1 से 20 k की वैल्यू 1 लगाएंगे, 24c 0 एंड में 25 लगा देंगे, 24c 24 बन जाएगा। 24c 0 से 24c 24 का आंसर क्या होता है अगर ऐड कर दें, 2 की पावर 24, राइट। और साथ में 25 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में ये वाला 25 हमें भूलना नहीं है, तो 25 भी आएगा एंड प्लस 25c k, इसमें भी k की वैल्यू 0 से लेके 25 तक, तो 25 से 0 से लेके 25 से 25 तक का सम 2 की पावर 25। आई होप सबको पता है, 2 की पावर 25 इंटू k बन गया। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि ये 100 है, 100 में से एक 2 अगर अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो ये 50 इंटू 2 की पावर 25 बन जाएगा, प्लस 2 की पावर 25 इज इक्वल टू 2 की पावर 25 इंटू के। तो ये कैंसिल आउट हो सकता है और यहाँ 1 आ जाएगा, तो क्लियरली k की वैल्यू हमें क्या दिखाई देगी, 51।
तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ा सा अटकाया जा सकता था कैलकुलेशन में, और वो मैंने सारा आपको समझाया है। आई होप आप इसे भी रिपीट करके देखेंगे। एंड दीज आर ऑल द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ सेकंड शिफ्ट ऑफ 9th 10, एंड आई होप यू लाइक इट, एंड थैंक यू वेरी मच।